नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस जैत्सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारा प्रकरण चल रहा था वर्ण विचार का और हमने वर्ण विचार में अब तक स्वर और व्यंजन किए हैं। व्यंजनों का प्रकार हमारा चल रहा था। आज हम बात करेंगे अगले भेद की। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कि स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में। तो देखो साथियों, स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। एक सघोष और एक अघोष। देखिए, सघोष को घोष भी कहा जाता है। सघोष को घोष भी कहा जाता है। घोष भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या होता है सघोष और क्या होता है अघोष, क्या है इनकी परिभाषा, आइए जानते हैं। सघोष किसे कहेंगे साथियों? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है घोष वर्ण कहलाते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर यंत्री जो हमारी कंठ के पास होती है, यहां स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। और ये घोष वर्ण होते कौन कौन से हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे देखिए होते कौन कौन से हैं। यथा, ग, घ, अंग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे ही ज, झ, अन। ऐसे ही ड, ढ, अण। ऐसे ही द, ध, न। ऐसे ही ब, भ, म। प्रत्येक वर्ग यानी कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से। इसके साथ ही साथियों, जी हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ, इसके साथ ही और कौन कौन से होते हैं? इसके साथ ही सघोष में अगर हम बात करें तो य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं? ये भी सघोष होते हैं। इसके साथ में एक ध्वनि आती है, ये भी सघोष में आते हैं। और हमारे सभी स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर भी घोष होते हैं। ये हैं साथियों घोष। घोष सघोष एक ही होता है कि वे ध्वनियां
जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके साथ य, र, ल, व, है और सभी स्वर। इस प्रकार से अगर हम इनकी संख्या देखें तो 15 और 4 19, 19 और एक है 20 और 11 स्वर। इस प्रकार से अगर देखें तो इनकी संख्या हमारे पास में यहां 31 आती है साथियों, 31। अब बात कर लेते हैं हम अघोष ध्वनियों की। दूसरा भेद इसका आता है अघोष। क्या होते हैं अघोष वर्ण, किन्हें कहते हैं अघोष वर्ण? आइए, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, अघोष कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, ध्यान रखना, कंपन नहीं होता, क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। यथा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये इसके साथ साथ में श, श, स, ये आपके सामने अघोष ध्वनियां हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स, तीनों से ये आपके सामने अघोष ध्वनियां आती हैं। तो स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों की संख्या, हम कह सकते हैं वर्णों के भेद जो हैं दो प्रकार के होते हैं। दोनों हमने कर लिए, अघोष, सघोष, दोनों हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं प्राणत्वय या प्राण तत्व के आधार पर। अगला भेद अब आता है प्राणवायु के आधार पर। ठीक है भाई, प्राणवायु के आधार पर हम इसको श्वास बल भी कह सकते हैं। श्वास बल के आधार पर, श्वास बल के आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो हम श्वास बल के आधार पर भी इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा आता है महाप्राण, दूसरा आता है महाप्राण। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो प्राणवायु के आधार पर हम या श्वास बल के आधार पर हम इन वर्णों को दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। क्या होता है अल्प प्राण, आइए जानते हैं। ऐसे वर्ण
जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता है अल्प प्राण कहलाते हैं। भाई अल्प प्राण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता है, प्राण वायु की मात्रा कम लगती है, अल्प लगती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से 100% प्रश्न आता ही आता है साथियों। और होते कौन से, आइए देखते हैं। इसमें हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात जैसे क वर्ग है तो क, ग और अंग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ऐसे ही च, ज और अन, ऐसे ही ट, ड और अण, ऐसे ही त, द, न, ऐसे ही प, ब, म। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इसी के साथ ही हमारे य, र, ल, व और सभी स्वर ये क्या होते हैं साथियों? अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व और सभी स्वर 11 के 11 स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं साथियों। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण के बाद में हम बात करते हैं महाप्राण की। तो आइए देखते हैं आगे दूसरा भेद प्राणवायु के आधार पर। महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण नाम से लग रहा है अल्प थोड़ा, महा यानी कि ज्यादा। तो क्या है इसकी परिभाषा? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है, महाप्राण कहलाते हैं। भी महाप्राण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बल की मात्रा अधिक लगती है या श्वास बल अधिक लगता है, महाप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण होते कौन कौन से हैं? जैसे देखो यथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। इसके साथ साथ देखिए और कौन कौन सी ध्वनियां हैं जो महाप्राण के अंदर आती हैं। आइए इसके साथ साथ श, स और है, ये जो ध्वनियां हैं साथियों ये महाप्राण होती है। और ध्यान रखना इसमें है को विशेष करके आप बॉक्स में कर लेना। ये बहुत बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि है ध्वनि अल्प प्राण है या महाप्राण है, या सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अल्प प्राण या महाप्राण ध्वनि नहीं है, महाप्राण ध्वनि है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना
चाहिए। इनके बारे में एक ध्यान रखना, है का जैसे अगर उच्चारण स्थान पूछें तो आप काकल याद रखना। काकल, काकल से काकल्य बनता है, तो काकल्य जो ध्वनि है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कई बार कि काकल्य ध्वनि कौन सी है, काकल्य ध्वनि कौन सी है, तो है। काकल्य ध्वनि कौन सी है? कई बार सीधा प्रश्न आता है, काकल्य ध्वनि का कई बार सीधा प्रश्न आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि काकल्य ध्वनि कौन सी होती है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान है, आपको बता देता हूं। जैसे एक सारणी बना सकते हो आप भी। उच्चारण स्थान आता है कंठ, ठीक है भी। और कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है? कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कहलाती हैं कंठे। क्या कहलाती हैं? कंठे। ध्यान रखना, जो कंठ है ये तो उच्चारण स्थान है। ये क्या है? स्थान है। ये तो उच्चारण स्थान है। और ये क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा यानी कि यहां से उच्चारित होने वाले वर्णों की संज्ञा, यहां से उच्चारित होने वाले वर्णों की संज्ञा। अब देखिए, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कंठे कहलाती हैं। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कंठे कहलाती हैं। और आती कौन कौन सी इसके अंदर? देखिए, कै वर्ग। अब यहां पर मैं कै वर्ग लिख रहा हूं, तो कै वर्ग का मतलब आप समझ जाना, कै वर्ग के पांचों वर्ण, कै ख ग घ अंग, ठीक है। कै वर्ग पूरा। कै वर्ग के साथ साथ में इसमें और क्या आता है? ए, आ और विसर्ग अह। कै वर्ग पूरा, कै वर्ग पूरा, ए आ विसर्ग, ये क्या होते हैं? कंठे होते हैं। यहां से भी आपका एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से समझना है और करना है। दूसरा उच्चारण स्थान अगर हम बात करें, वो आता है तालु। उच्चारण स्थान है तालु। और यहां से उच्चारित ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तालव्य। क्या कहलाती हैं? तालव्य। क्या कहलाती हैं? तालव्य। अब तालव्य से क्या होता है? चै वर्ग का उच्चारण होता है। किसका? चै वर्ग का। चै वर्ग। इसके साथ ही और क्या होता है इसमें? इसके साथ ही ई, ये और शंकर वाला श, शंकर। तालु, तालव्य। चै वर्ग पूरा, ई, ये और श, ई, ये और श। तीसरा स्थान देखिए, तीसरा स्थान आता है मूर्धा। और मूर्धा से बनता है मूर्धन्य। क्या बनता है साथियों? मूर्धन्य। और मूर्धन्य में क्या होता है? मूर्धन्य में टै वर्ग पूरा होता है भी, टै वर्ग पूरा होता है। टै वर्ग के साथ साथ में इसमें और क्या क्या आता है साथियों? री, रे और श। री, रे और श, ये क्या है? मूर्धा से या मूर्धन्य से उत्पन्न ध्वनियां होती हैं। चौथा, दंत। दंत से देखिए, दंत्य। और दंत्य में आता है तय वर्ग पूरा, तय वर्ग पूरा, तय वर्ग पूरा। उसके बाद और क्या क्या होता है इसके अंदर? देखो, एक आपको याद रखना है ल और एक रखना है स। इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंत्य होता है। तय वर्ग पूरा, तय थ द ध न, पांचों वर्ण, ल और स भी। पांचवा देखिए, ओष्ठ।
ओष्ठ। ओष्ठ से अगर हम बात करें, ओष्ठ है और ओष्ठ में पै वर्ग पूरा, ओष्ठ में पै वर्ग पूरा आता है। अभी आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन आता है, पै वर्ग के अलावा उ, उ और वै, उ और वै। ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मनोवैज्ञानिक आधार भी पूछा जाता है, मनोविज्ञान में भी प्रश्न आता है और भाषा विज्ञान में भी आता है और शिक्षण विधियों में भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि अगर किसी विद्यार्थी का ऊपर का या नीचे का होंठ कटा हो तो निम्न में से वह किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएगा, किस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ओष्ठ से ओष्ठ और पै वर्ग का उच्चारण वह विद्यार्थी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पै वर्ग के वर्णों के उच्चारण में हमारे दोनों ओष्ठों का आलिंगन जरूरी है। बिना आलिंगन, बिना इन दोनों के मिले पै वर्ग का उच्चारण संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर पे देखिए, नासिका। नासिका, नासिका से नासिक्य, और नासिक्य में क्या होते हैं? पंचम आते हैं, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण में आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अंग, अन, अणे, न और मैं, ये पंचम आते हैं। इन पंचम का जो उच्चारण है वो नासिका से होता है। चलिए आगे देखिए, सात नंबर पे कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु से कंठ तालव्य बनता है। कंठ तालव्य, यहां से कौन कौन से ध्वनि का उच्चारण होता है? देखिए, यहां से होता है ए ऐ, ए ऐ। उसके बाद में 8 नंबर पे आता है हमारे सामने कंठोष्ठ, और क्या बनता है? कंठोष्ठ है। क्या बनता है यहां से? ओ और औ, ओ और औ। ठीक है, कंठोष्ठ ये पूछे जाते हैं यहां से, बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से इनको समझ करके आपने करना है। अब आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या आता है? वह। देखिए वह दंतोष्ठ में कैसे आता है? देखिए वह ध्वनि जो है वो ओष्ठ में भी आती है और दंतोष्ठ में भी आती है। मतलब कि जो हमारी दांत होते हैं, इनकी जो जड़ होती है, जो मूल होती है, दंत मूल को ये छूते हैं साथ साथ में, मतलब दांत को भी छूते हैं। इसमें क्या है? वह का उच्चारण करते समय, वह का उच्चारण करते समय हमारे होठों का आलिंगन तो होता ही है, साथ साथ में हमारी जिह्वा दांतों को भी छूती है, इसलिए क्या है? दंतोष्ठ में गिना जाता है। इसके साथ साथ देखो वर्ष, इसको बोलते हैं मसूड़ा। हमारे जो मसूड़े होते हैं उनका है। यहां से क्या होता है? देखिए यहां से न, र, ल, न, र, ल और ये स, इनका उच्चारण होता है। इसके साथ साथ में इसमें नह, लह, नह, लह आदि का उच्चारण भी होता है। ध्यान रखिए, न, र, ल, से का मूल उच्चारण जो है वो हमारे मसूड़े ही हैं, दंत मूल ही है, ठीक है। परंतु हम कई बार देखते हैं इनका दंते भी आता है। दंत इसलिए आता है क्योंकि दांतों की जड़ों को छूती है, तो ये मसूड़े भी छुए जाते हैं और
कहीं ना कहीं दंत मूल में दांत भी छुए जाते हैं, इसलिए ये दोनों में रखे जाते हैं। अब आती है अंतिम काकल्य। काकल से बनता है काकल्य, और काकल्य हमने अभी आपको बताया है ए की ध्वनि होती है। तो ये कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान थे और इन उच्चारण स्थानों को आपने अच्छे से समझना है, और यहां से आपका एक प्रश्न पक्का बनेगा, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है अयोगवाह। अयोगवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है अयोगवाह, आइए जानते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह नाम से ही हमें विदित हो रहा है अयोग यानी कि योग नहीं करता। अयोग यानी कि योग नहीं करता। अयोग यानी कि योग नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही हो रहा है। ओके, ठीक। क्या होता है अयोगवाह? कि जो योग का वहन न करे, जो योग का वहन न करे, जो योग का वहन न करे, नहीं करता है, अयोगवाह कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो वर्ण न तो स्वर का योग, न तो स्वर का योग और न ही व्यंजन का योग वहन करे। कहे ना तो स्वर का योग वहन करता और ना ही व्यंजन का योग वहन करता, तो ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ऐसे वर्णों क्या कहते हैं? अयोगवाह। यानी कि जो न तो स्वर का योग वहन करता है, न ही व्यंजन का योग वहन करता है, ऐसे वर्णों को साथियों अयोगवाह कहा जाता है। ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। और ये होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। आइए इनको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। पहला, अनुस्वार। क्या होता है अनुस्वार? देखिए, अनुस्वार क्या होता है? वह ध्वनि, साथ साथ में इनको लिख लेना, वह ध्वनि जो स्वर के पीछे, वह ध्वनि जो स्वर के पीछे प्रयुक्त हो, स्वर के पीछे प्रयुक्त हो, अनुस्वार कहलाती है। ठीक है, और अनुस्वार आपको पता है इस प्रकार से होता है, और ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है भी। अब देखिए विसर्ग। विसर्ग इस प्रकार से विसर्ग को इंगित किया जाता है। इस प्रकार से विसर्ग को इंगित किया जाता है। 2 बिंदु, स्वर के आगे 2 बिंदु होते हैं, विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है भी। इनका प्रयोग अधिकांश
तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकांश तत्सम शब्दों में होता है, जैसे आपके सामने है, देखो, अतः, प्रातः, अधः आदि। ठीक है, अतः, प्रातः और अधः आदि, ये क्या है? विसर्ग है साथियों। और विसर्ग का जो उच्चारण है विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? के समान होता है, के समान होता है। जैसे अतः, प्रातः, अधः। ओके, तो ये था अयोगवह। अयोगवह आपको अच्छे से समझाया क्या होता है अयोगवह और कौन कौन से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त अक्षरों की। ठीक है, ओके। संयुक्त अक्षर 4 हैं हिंदी में। कौन कौन से? श्रेय, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए चारों के चारों कौन कौन से हैं। अक्षय, त्रय, जय और श्रेय, ये 4 संयुक्त हैं। इन चारों संयुक्त को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक प्रश्न ये अवश्य लेके आते हैं, एक प्रश्न ये अवश्य लेकर आते हैं। और क्या आता है? इनका निर्माण। जैसे हम बात करते हैं क्षय कैसे बनता है। क्षय बनाने के लिए हमारे पास में आधा कै धन क्षय, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसको भी हम इसमें से ए निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्षय। अब देखिए 2 नंबर पे आता है त्रय। त्रय आधा तय रे ए बनता है त्रय। 3 नंबर पे आता है जय। इसमें देखिए आधा जय अन और ए बराबर में जय। चौथा आता है श्रेय। इसमें साथियों आधा शय रे, इसमें भी हम ए निकाल देंगे बाहर, तो इस प्रकार से ये बन जाता है। तो ये संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षरों का निर्माण है। और यहां से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यहां से आपका एक प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। ध्यान रखना, हमने इस से को भी तोड़ करके इसमें ए को अलग कर दिया है। कहीं कहीं पर आपको ये ऐसा भी मिलेगा, तो घबराना मत। इसका मतलब भी यही होता है। हमने इसको भी तोड़ करके इसमें भी ए को बाहर निकाल दिया, तो इसका अर्थ भी यही है। दोनों सही हैं अपने स्थान पे। चलिए आगे देखते हैं। ये था वर्ण विचार में आपके स्वर और व्यंजनों के भेद और इनका प्रकार। अब हम बात करते हैं साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, आइए जानते हैं हम इस सारणी के माध्यम से। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? देखिए, अनुस्वार व्यंजन
व्यंजन की प्रकृति है। अनुस्वार व्यंजन की प्रकृति है, अर्थात अनुस्वार व्यंजन होता है, अनुस्वार व्यंजन होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए पंचम वर्णों को अनुस्वार कहते हैं। पंचम वर्णों को अनुस्वार कहते हैं। अगला बिंदु, अनुस्वार संज्ञा शब्द है। अनुस्वार संज्ञा शब्द है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बड़े ध्यान से इनको समझना है और अपने नोट्स बनाने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, आपको एक जगह पर आपको मिल रही है, आप अच्छे से इनको लिख लें। अनुस्वार स्वर से पृथक ध्वनि है। अनुस्वार जो है स्वर से पृथक ध्वनि है। ध्यान रखना, अनुस्वार स्वर से पृथक ध्वनि होती है और अनुस्वार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से समझना इनको और ध्यान से समझ करके उतारना है एक एक लाइन को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुस्वार का हम जब तत्सम तद्भव करते हैं, तत्सम तद्भव में भी हमारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि हमें इनकी पहचान पता होनी चाहिए कि अनुस्वार लगे शब्द जो हैं वो तत्सम होते हैं या तद्भव होते हैं, इनका भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं भी, तत्सम होते हैं। अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। बोर्ड आ नीचे तक। अंतिम देखिए, अनुस्वार का उच्चारण। अनुस्वार का उच्चारण जो है वो केवल नासिका से होता है, केवल नासिका से होता है। ये है अनुस्वार के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, अनुस्वार के बारे में जानकारी कि अनुस्वार जो हैं वो व्यंजन की प्रकृति के होते हैं, अर्थात व्यंजन ही होते हैं एक प्रकार से। पंचम वर्णों को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार संज्ञा शब्द है। अनुस्वार स्वर से पृथक ध्वनि है, अलग है। और अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण जो है केवल नासिका से होता है। अब हम बात कर लेते हैं अनुनासिक के बारे में। चलिए, अनुनासिक में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुनासिक स्वर की प्रकृति है। अनुनासिक जो है स्वर की प्रकृति है। अनुनासिक स्वर की प्रकृति है, इन्हें हम स्वर की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, किसी भी दशा में हम इन्हें स्वर से अलग नहीं कर सकते। किसी भी दशा में हम इन्हें स्वर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है भी, किसी भी दशा में हम इन्हें स्वर से अलग नहीं कर सकते। इनका उच्चारण लघु होता है। इनका उच्चारण लघु होता है। देखिए, उच्चारण होता है लघु और गुरु। लघु यानी कि एक मात्रिक, गुरु यानी कि दो मात्रिक। अब देखिए, अनुनासिक क्या होते हैं? विशेषण शब्द है। अनुस्वार तो संज्ञा शब्द था और अनुनासिक
विशेषण शब्द है। इनका उच्चारण यानी कि अनुनासिक का मुख व नासिका दोनों से होता है। मुख व नासिका दोनों से होता है, मुख और नासिका दोनों से इनका उच्चारण होता है। और देखिए अनुनासिक युक्त शब्द तद्भव की श्रेणी में, तद्भव की श्रेणी में आते हैं। यह है साथियों में महत्वपूर्ण अंतर कि अनुनासिक स्वर की प्रक्रिया है या प्रकृति है। किसी भी दशा में हम इन्हें स्वर से अलग नहीं कर सकते। इनका उच्चारण लघु होता है। अनुनासिक विशेषण शब्द है। इनका उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होता है और अनुनासिक युक्त शब्द तद्भव की श्रेणी में आते हैं। अब आप तत्सम तद्भव करते हो तो ध्यान रखना, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु और अनुस्वर का मतलब होता है केवल बिंदु। तो अनुस्वर यानी कि केवल बिंदु वाले तत्सम शब्द होते हैं और चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं। तो एक ये भी पहचान आपको यहां से जानने को मिली। तो ये था साथियों अनुनासिक और अनुस्वार के बीच अंतर, जो कि हमें पता होना चाहिए। यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये साथियों आज का हमारा वर्ण विचार का टॉपिक, वर्ण विचार का प्रकरण जो है हमारा पूरा होता है। इसी के साथ ये प्रकरण पूरा हुआ और आज की ये कक्षा भी यहीं होती है। नमस्कार।